नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैसूर वंश के बारे में या मैसूर राज्य के बारे में। अब यहाँ पर मैसूर बेसिकली ये यहाँ कैसे इसकी उत्पत्ति हुई इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली 1565 वो डेट है, एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ तालीकोटा। इस तालीकोटा के युद्ध के बाद में बेसिकली ये जो युद्ध हुआ है ये हुआ है विजयनगर डायनेस्टी में। तालीकोटा के युद्ध के बाद में वाडेयार वंश के नेतृत्व में मैसूर की स्थापना हुई। ठीक है, और मैसूर का जो अंतिम राजा था वो था वेंकट सेकंड। इस वेंकट सेकंड के दो प्रसिद्ध मंत्री हैं नंजराज और देवराज। इन्हीं के समय में हैदर अली को मौका मिला और हैदर अली ने एक सैनिक के रूप में प्रवेश किया। यानी कि कभी अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हैदर अली ने किस रूप में मैसूर राज्य में प्रवेश किया, तो आपका आंसर होगा एक सैनिक के रूप में। वही नंजराज ने उसको सेवा करने का मौका दिया और हैदर अली के द्वारा ही मैसूर को एक नई पहचान मिली और हैदर अली को वास्तव में इस मैसूर का एक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक रूप में अगर बात करते हैं। वैसे तो वाडेयार वंश के नेतृत्व में ही, यानी कि वाडेयार वंश यहां पर था, उसी के द्वारा ही इनको एक सैनिक के रूप में हैदर को सर्विस करने का या नौकरी करने का या सेवा करने का मौका मिला और आगे इनके द्वारा ही मैसूर राज्य को पहचान मिलती है। और इसके बाद में इनके सुपुत्र टीपू सुल्तान होते हैं, जो टीपू सुल्तान इस मैसूर राज्य को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। तो जल्दी से हम जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और चीजें। द मैसूर किंगडम गवर्न्ड बाय द वाडेयार फैमिली इनिशियली सर्व्ड एज अ वासेल या वैसल स्टेट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यानी कि वाडेयार वंश द्वारा शासित मैसूर राज्य ने शुरुआत में विजयनगर के एक जागीरदार राज्य, जिसको कि हम लोग वासल स्टेट या वैसल स्टेट के नाम से जानते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग मोड था उसमें वो एक जागीरदार राज्य के रूप में मैसूर सेवा करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय द टाइम ऑफ 1637 यानी कि 1637 के समय तक इट हैड बीन बिकम सॉवरेन स्टेट, यानी कि ये एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संप्रभु राज्य बन गया होता है। स्वतंत्र के मतलब ये मत समझिएगा क्योंकि अंग्रेजों का तो शासन है ही, सभी अंग्रेज तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं सॉवरेन। सॉवरेन के मतलब अपने पूरी तरीके से संप्रभुता यहां पर आ जाती है। कब तक आ जाती है? 1637 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, द किंगडम रीच द हाइट ऑफ द मिलिट्री पावर and dominion in the latter half of the 18th century under the de facto rulers हैदर अली and his son टीपू सुल्तान। यानी कि हमको एक बात तो पता चल गई कि बेसिकली 18वीं सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध की बात करते हैं तो वहां पर ये अपनी मिलिट्री पावर के लिए बहुत जाना जाने लगा और इसको हाइट पर पहुंचाने का काम दो लोग करते हैं, हैदर एंड हिज सन टीपू। ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी चरम पर, अपनी पीक पर, अपनी हाइट पर किस समय में था, तो आप सीधे सीधे कहेंगे इन द 18th सेंचुरी ये अपने पीक पर आ जाता है हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के समय में। अब हैदर अली के बारे में बात करेंगे हम लोग। हैदर अली टाइम पीरियड की बात करें तो 1761 टू 1782 एक लंबा समय दिख रहा है। यानी कि एक जो स्टेबल जो किया अगर मैसूर को एक नई पहचान दिलाई गई, वो किसके द्वारा दिलाई गई? हैदर अली साहब के द्वारा। हैदर अली वाज द सुल्तान एंड डी फैक्टो रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर इन साउदर्न इंडिया। यानी कि हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर राज्य के सुल्तान और वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, वास्तविक शासक भी माने जाते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग रियल रूलर कौन है, तो सीधे आंसर आएगा हैदर अली। ठीक है भाई, तो हैदर अली इसका आंसर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हैदर के बारे में और भी बहुत सारी बातें करनी है।
ही वॉज बोर्न एज सैयद वल शरीफ हैदर अली खान, वह सैयद वल शरीफ हैदर अली खान के रूप में जन्मे थे, यानी कि हिज रियल नेम वाज सैयद वल शरीफ हैदर अली, इनका जो वास्तविक नाम था। और इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत की, ही बिगन हिज करियर एज सोल्जर इन सर्विस ऑफ द मैसूर स्टेट, यानी कि एक सैनिक के रूप में। किसके रूप में इन्होंने, जैसा कि अभी हमने बताया था, एक सैनिक के रूप में इन्होंने सेवा की। किसमें, मैसूर राज्य में सैनिक के रूप में प्रवेश किया। और सोचिए आपकी एक बहुत हाइट तक मैसूर राज्य को ये इन्होंने पहचान दिलाई। आगे मूव करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार या पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे। 1767 से लेकर के 1769 तक लड़ा गया है। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वॉज कन्फ्लिक्ट इन इंडिया बिटवीन द सल्तनत ऑफ मैसूर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ चुकी है। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा मुकाबला है, कोई भी होगा, चाहे मैसूर है, चाहे निजाम है, चाहे मराठे हैं, सब के सब अपने आप को संप्रभु रूप में, स्वतंत्र रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो और अंग्रेजों को क्या करना है कि वही उनका पुराना डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो वाली नीति है। तो कहीं किसी को मिला लिया, कहीं निजाम को मिला लिया, कहीं मराठों को मिला लिया। अभी देखने में आएगा इन सारे युद्धों में। तो एक बहुत हौच पौच सी कंडीशन थी। निजाम एक तरफ थे, मराठे एक तरफ थे, एक तरफ मैसूर के भी राजा थे। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर में एकदम स्पष्ट स्थिति थी, क्योंकि उस समय मैसूर अपनी बहुत हाइट पर होता है। तो जल्दी से समझते हैं इसको। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वॉज कन्फ्लिक्ट इन इंडिया बिटवीन द सल्तनत ऑफ मैसूर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके बीच में हुआ, ठीक है, मैसूर के बीच में। डेट आप लोगों को याद करनी है, कब से कब तक ये हुआ है। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश। हैदर अली ने किसको पराजित किया? ब्रिटिश को पराजित किया, यानी कि इसमें हैदर अली जीत गया। ठीक है ना। तो यह निष्कर्ष निकला कि हैदर अली जीत गया। और आप समझ सकते हैं कि मैसूर ने अगर पराजित किया है ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को पराजित किया है, तो एक बहुत अच्छे राज्य के रूप में ये उभर के आया होगा। इसके ठीक बाद एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ मद्रास जब होती है, द ट्रीटी ऑफ मद्रास वाज कह सकते हैं क्या है, पीस एग्रीमेंट। पीस एग्रीमेंट के मतलब एक शांति समझौता है। साइंड ऑन 2 अप्रैल 1769 बिटवीन मैसूर एंड द ब्रिटिश। और ब्रिटिश में किसके बीच में? लॉर्ड वेरेलेस्ट के बीच में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है। विच वॉट एन एंड टू द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, यानी कि आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि के बाद में एक बात निकल के आती है, और वो ये निकल के आती है कि क्या होता है कि यहां से स्पष्ट पोजीशन हो गई और कहा गया कि भाई अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत होता है। ठीक है ना। तो कभी भी आपसे पूछा जाए सीधे सीधे, आफ्टर विच ट्रीटी द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज एंडेड, देन द आंसर इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, डेट याद रखना है, 2 अप्रैल 1769 बाय द ब्रिटिश साइड, लॉर्ड वेरेलेस्ट। एंड अगर हम इसकी तरफ बात करेंगे तो यहां पर हैदर अली होंगे ही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की अगर बात करेंगे 1782-84 तक चला है ये। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार वॉज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1780 to 1784, यानी कि यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के राज्य के बीच में हुआ है 1780 से 84 के बीच में।
ये चला है। यहां पर देखते हैं किसने प्रोसीड किया है, EIC की तरफ से, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। वारेन हेस्टिंग्स, ये नाम याद रखना है। वारेन हेस्टिंग्स अटैक्ड फ्रेंच पोर्ट माहे विच वाज इन हैदर अलीज टेरिटरी। माहे पर आक्रमण करता है कौन, वारेन हेस्टिंग्स। और ये माहे जो है ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह किसकी टेरिटरी में आ रहा है, हैदर अली के क्षेत्र में आ रहा है। तो यहां पर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माहे पर जब अधिकार कर लिया, और माहे किसका क्षेत्र है, माहे हैदर अली का क्षेत्र है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली लेड अ ज्वाइंट फ्रंट विद निजाम एंड मराठा एंड कैप्चर्ड अरकाट। यहां पर हैदर अली ने सहयोग लिया, किसका सहयोग लिया, निजाम यानी कि हैदराबाद के निजाम का, और मराठा का सहयोग लिया। और इन दोनों के सहयोग के बाद में अरकाट पर अधिकार कर लिया। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निजाम और मराठा का सहयोग हैदर अली के द्वारा किस युद्ध में लिया गया, तो आपका आंसर होगा सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वार वाज हेल्ड ऑन 1782-84। और वहां पर किसको कब्जा करते हैं, कैप्चर्ड अरकाट। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में हम एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अगर कभी आपसे यह पूछा जाए हैदर अली वाज डिफीटेड इन विच बैटल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सीधे सीधे अगर कभी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। किस युद्ध में हैदर अली पराजित होता है, इन 1781 हैदर अली वाज डिफीटेड, हैदर अली पराजित होता है इसमें पोर्टो नोवो में। और किसके द्वारा हराया जाता है, फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी साइड। हु वाज द कमांडर इन चीफ, द आंसर इज आयरकूट। ठीक है ना, आयरकूट के द्वारा इसको पराजित किया जाता है, लेकिन कभी भी युद्ध में ये मारा नहीं गया, घायल हो गया। उसके कुछ समय बाद में 1782 में हैदर अली वाज डाइड। तो एक क्वेश्चन यहां पर यह निकल के आया, हैदर अली वाज डाइड आफ्टर विच बैटल, द आंसर इज सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब हम बात करेंगे आफ्टर दिस बैटल क्या हुआ। टीपू सुल्तान ने इस लड़ाई को जारी रखा, लेकिन एक ट्रीटी हुई इस युद्ध के बाद में, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये मैंगलोर की संधि हुई। मैंगलोर की संधि, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान, क्योंकि उनके सन ने प्रोसीड किया आगे, तो टीपू सुल्तान होंगे फ्रॉम द मैसूर साइड, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से लॉर्ड मैकार्टनी वाज साइंड ऑन 11 मार्च 1784, यानी कि 11 मार्च 1784 को यह संधि हुई। और किसके बीच में, टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच में संधि हुई। और इस संधि से खुश नहीं था वारेन हेस्टिंग्स। कौन नहीं खुश था, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा ये बात। और यहां पर एक स्टेटमेंट दिया वारेन हेस्टिंग्स ने, उसने कहा ये मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं जानता हूं इस संधि के बाद भी वह मैसूर को खो देगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड मैकार्टनी के लिए सीधे सीधे कहा कि मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस युद्ध के बाद में ये मैसूर को खो देगा, निश्चित रूप से। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हुआ है 1790 से लेकर के 1792 तक। थर्ड एंग्लो मैसूर वार was a conflict in South India between the Kingdom of Mysore and the East India Company and its allies, including the Maratha Empire and the Nizam of Hyderabad। यानी कि इस युद्ध में भी हमको दिखते हैं निजाम और मराठा, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दक्षिण भारत में जो मैसूर राज्य है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सहयोगियों के बीच में एक संघर्ष हुआ। अब यहां पर निजाम और मराठा किसके सहयोगी हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसमें मराठा साम्राज्य और निजाम भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि इसमें मराठा और निजाम इसमें भी सहयोगी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आते हैं। अब इसके ठीक बाद में एक संधि होती है, द ट्रीटी ऑफ रंगापट्टनम। कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ रंगापट्टनम। द ट्रीटी ऑफ रंगापट्टनम, ऑल्सो कॉल्ड श्री रंगापट्टनम और सेरिंगपट्टनम, साइंड ऑन 18 मार्च 1792, एंडेड द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत के लिए कौन सी संधि आती है? वो है आपकी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। ठीक है ना, डेट आपको याद इसमें हो जानी चाहिए क्योंकि ये सीधे सीधे डेट आपकी पूछी जाती है। श्रीरंगपट्टनम में हम कुछ और देखते हैं क्या क्या प्रोविजन था। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, इट्स सिग्नेचरीज, हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? इंक्लूडेड लॉर्ड कॉर्नवालिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर कौन हो गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठा एम्पायर एंड टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर। यानी कि एक तरफ से हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसमें कि हैदराबाद के निजाम और मराठा के प्रतिनिधि के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में, सबके प्रतिनिधि के रूप में ये कॉर्नवालिस था। एंड फ्रॉम द मैसूर साइड रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो टीपू सुल्तान इसमें शामिल थे। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि श्रीरंगापट्टनम की जो ट्रीटी होती है वो किसके बीच में होती है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान के बीच में होती है। कब होती है? तो 1792 इसका सही आंसर होगा। आफ्टर दैट फोर्थ एंग्लो मैसूर वार वाज हेल्ड ऑन 1799, यानी कि 1799 में ये फाइनली युद्ध होता है, चौथा और अंतिम एंग्लो मैसूर वार होता है। इन दैट टाइम लॉर्ड वेलेजली अटैक्ड एंड टीपू सुल्तान डाइड। इसमें लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में होता है और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए टीपू सुल्तान वाज डाइड आफ्टर विच बैटल या विच एंग्लो मैसूर वार, द आंसर इज फोर्थ। और हैदर अली के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे आफ्टर सेकेंड एंग्लो मैसूर बैटल या एंग्लो मैसूर वार। ठीक है ना। अब टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और खासियत हैं। टीपू सुल्तान प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी। देखिए, इसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया एट हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब, और ये जैकोबिन क्लब का एक सदस्य भी बना। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मैसूर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए, याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। अगर ट्रीटी कभी आ जाए तो आप याद रखेंगे मद, मंग और रंग। मद, मंग, रंग आपको याद रखना है। अब मद, मंग, रंग याद रखना है। मद से क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है। मंग से क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ मंगलौर। और रंग से क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है भाई, ये हो गया आपका फर्स्ट के बाद में, ये हो गया सेकंड के बाद में, और ये हो गया थर्ड के बाद में। यानी कि मद के मतलब ट्रीटी ऑफ मद्रास आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर मंग आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, एंड द
रंग मतलब क्या हो गया, रंगापट्टनम आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, और फोर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती। तो इनकी डेट्स याद रखिएगा, ट्रीटीज याद रखिएगा। अगर इतना ही आप लोग याद रखेंगे तो आपको कम से कम अगर मैसूर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गारंटी के साथ में यहीं से आएगा। तो ये हमारा सेशन आज का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ से आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए और देखिए मैसूर से कितने क्वेश्चन आए हैं, हमारा सेशन देखिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही कर सकते हैं। अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें वो मैक्सिमम क्वेश्चन एंग्लो मैसूर वार से आ रहे हैं, ट्रीटी से आ रहे हैं। तो आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट होता है। फिर से मुलाकात होगी हमारी और आपकी एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।